नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब राज्य में किसी भी सीट पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। सीएम तीरथ सिंह रावत 6 महीने के भीतर विधानसभा के सदस्य बनने का अपना अवसर गंवा चुके हैं। अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 3 ही विकल्प बचते हैं। या तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, विधानसभा को भंग कर विधानसभा चुनाव कराया जाए, या फिर विधायकों के बीच से नया सीएम चुना जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही उपचुनाव पर निर्णय ले। बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर संवैधानिक संकट इसलिए आ सकता है क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत को अपने पद पर बने रहने के लिए 6 महीने पूरा होने से पहले विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। सीएम तीरथ को 9 सितंबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के तहत उस स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकता जहां आम चुनाव के लिए केवल 1 वर्ष शेष हो। अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या विधानसभा को भंग करके विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे? क्या विधायकों के बीच से नया सीएम चुना जाएगा या फिर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? जैसा कि आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, तो क्या वाकई में उत्तराखंड को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? जिन लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, देखिए, मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी और लोगों ने भी जो बयान दिया कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस चुनाव से नहीं डर रही है। यदि इस प्रदेश के अंदर उपचुनाव होता है, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उस उपचुनाव को लड़ने का काम करेगी। अब विषय ये है कि नियमों में ये व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य के अंदर 1 साल से कम अवधि जो है आम चुनाव के लिए शेष है, तो उस परिस्थिति में उस राज्य में कोई उपचुनाव नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है। क्या इलेक्शन कमीशन नियमों के अनुरूप निर्णय लेते हैं या सरकार के दबाव में जो है निर्णय लेते हैं, ये इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है। अगर इलेक्शन कमीशन नियमों के अनुरूप निर्णय लेता तो 3 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि सरकार जो है मध्यवर्ती चुनाव में जाए, दूसरा विकल्प है कि वो राष्ट्रपति शासन इम्पोज करे, और तीसरा विकल्प है कि नया मुख्यमंत्री बनाए। अब ये इलेक्शन कमीशन पर, और अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। 2 चीजें हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो एक्ट और संविधान में से संविधान को सर्वोच्च रूप से माना जाता है। जब हम राज्य में कोई सरकार के द्वारा सामान्य शासनादेश होता है और एक्ट में, दोनों में करेंगे तो एक्ट की बात मानी जाएगी। संविधान का 164 कहता है कि जब कोई विधानमंडल दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर गवर्नर मंत्रियों को शपथ दिलाता है। यदि उसमें से कोई उस सदन का सदस्य नहीं है, 6 महीने तक यदि वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, तब वो चुनाव उसको लड़ना पड़ेगा या वो मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये संविधान कहता है। आपने जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात की है, उसकी 151 कहती है कि 1 साल के अंदर हम चुनाव नहीं कराएंगे यदि 1 साल रह जाता है तो। अब इसमें जो संविधान की बात है, संविधान के अकॉर्डिंग शपथ हुई। शपथ होने के बाद 1 साल से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर ने संविधान के नॉर्म्स के 164 के आधार पर शपथ कराई। अब उसके आधार पर 6 महीने तक, चूंकि 151 कहता है यदि समय नहीं है तब उसको शपथ भी इस रूप में नहीं लेनी चाहिए, यदि 1 साल तक के आप चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं हो। ऐसी परिस्थितियों में 164 इस पर लागू होगा। चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जल्दी हम चुनाव में दोनों सीटों पर अपने संयोजक घोषित करेंगे।
तो संवैधानिक संकट आखिर क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं एक बार फिर से उत्तराखंड में संवैधानिक संकट आखिर कैसे आ गया है। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रभाकर उनियाल बीजेपी नेता और गरिमा दसोनी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले प्रभाकर जी सवाल आप ही से, क्योंकि संवैधानिक संकट की बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, एक तरफ आप संविधान के 164 की बात करते हैं धारा की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 151A की बात करती है। यानी कि पूरी अगर खेल की बात करें और गेंद अब सीधे चुनाव आयोग के पाले में चली गई है कि अब जो चुनाव आयोग फैसला लेगा वही होगा। प्रभाकर जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, प्रभाकर जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गरिमा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है उत्तराखंड में, जैसा कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, बीजेपी तो कह रही है सीधे तौर पर, अगर सांसद अजय भट्ट की बात की जाए, वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें, ये तो बहुत दूर की बात है। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है अभी आपने मदन कौशिक जी का बयान सुनाया और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो मदन कौशिक जी कम पढ़े लिखे हैं या फिर ये केवल अपनी ही अल्पबुद्धि के आधार पर लगातार जनता को और विपक्ष को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इनको, मेरी सलाह ये है मदन कौशिक जी को कि आप संविधान विशेषज्ञ की राय जरूर लें इससे पहले कि आप बयानबाजी करने उतरे, क्योंकि आप सूबे के भाजपा के अध्यक्ष हैं। ऐसे में आप जो कुछ भी बोलते हैं वो तथ्यात्मक होना चाहिए और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। देखिए, मैं जहां तक सवाल उठता है भाजपा का कि वो संविधान को ताक पर रखकर यहाँ चुनाव कराना चाहती है और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम आंख मूंद कर या मौन व्रत धारण करके जो भी भाजपा प्रदेश के ऊपर थोप रही है उसको स्वीकार करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही आपने देखा होगा हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे, हम लोकतंत्र और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पर डिबेट को या मुद्दे को भटकाने का या भ्रमित करने का प्रयास क्या किया जा रहा है, उसको उलझाया जा रहा है। सवाल ये नहीं उठता है कि मुख्यमंत्री ने शपथ किस दिन ली, सरकार का कार्यकाल उस शपथ ग्रहण से कितना बचा था। सवाल यहाँ ये उठता है कि 151A संविधान का पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जिसे हिंदी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं, उसका 151 पार्ट A कहता है कि शेष जो भी सीट रिक्त हुई है उसका शेष पीरियड कितना रह गया है। अब यहाँ पर जो सीट रिक्त हुई गोपाल सिंह रावत जी के निधन से गंगोत्री की सीट, वो 22 अप्रैल को उनका निधन हुआ और इलेक्शन ऑफिसर ने उसकी रिक्तता किस दिन दस्तावेजों में अंकित की है तो उस दिन से गिनती शुरू होगी और 22 अप्रैल से भी अगर हम गिनती शुरू करते हैं तो वो जो रिक्त हुई सीट है उससे लेकर सरकार के कार्यकाल तक 1 साल पूरा नहीं हो रहा है। इसमें 164(4) का तो सवाल ही नहीं उठता। 164(4) ये कहता है कि मुख्यमंत्री को शपथ लेने के अपने 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आना है किसी भी विधानसभा से। ये बात आपकी सही है, लेकिन आप 164 को सेक्लूजन में नहीं देख सकते। 164 के साथ आपको 151 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के दोनों ही एक्ट हैं, अधिनियम है। तो आप केवल 164 की बात कहकर, ये बात सबको पता है कि 6 महीने के अंदर चुनकर आना होता है, तो फिर आपने सल्ट विधानसभा को चुन लेना चाहिए था। आपने 10 मार्च को शपथ ली और यहाँ पर चुनाव जो है 17 अप्रैल को हुए सल्ट में, आपने क्यों नहीं उसको सुरक्षित सीट माना? आप क्यों डर गए? आपने सल्ट विधानसभा से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? हमारा सवाल, और राष्ट्रपति शासन का मैडम जब तक आप बात कर रही हैं, हमने राष्ट्रपति शासन अकेला विकल्प है नहीं कहा है। हमने कहा भाजपा के पास अब 3 विकल्प रह गए हैं, अपने 56 विधायकों में से कोई तीसरा मुख्यमंत्री अब ये थोपे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी हो चुके हैं प्रदेश में 20 साल में, 10 में से 7 इन्होंने ही बोझ डाला है प्रदेश के ऊपर 7 मुख्यमंत्रियों का। बगल का राज्य देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, वहाँ 50 साल में 6 मुख्यमंत्री नहीं हुए, हमारे वहाँ 20 साल में 10 हो गए, और सब भाजपा की मेहरबानी की वजह से। इनको जब प्रचंड बहुमत नहीं मिलता तब भी ये मुख्यमंत्रियों की कपड़ों की तरह अदला बदली और फेरबदल करते हैं। इस वक्त तो उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगावा महसूस कर रही है, छलावा महसूस कर रही है, धोखा महसूस कर रही है। उसने तो आपको प्रचंड बहुमत भी दिया, डबल इंजन भी दी,
फिर क्या बात हो गई कि आपके मुख्यमंत्री अगर नाकाबिल साबित हो रहे, निठल्ले और निष्क्रिय साबित हो रहे, आपने एक को बदला दूसरे को ले आए। अब दूसरे को या तो आपकी लापरवाही या गलतफहमी की वजह से आपने चुनाव नहीं लड़ाया सल्ट का, या फिर यह सोची समझी षड्यंत्र है। जो 3 विकल्प इनके पास है कि 56 विधायक जो इनके बचे हैं उसमें से या तो एक को ये मुख्यमंत्री बनाए, दूसरा विकल्प इनके पास है राष्ट्रपति शासन, तीसरा विकल्प इनके पास है समय से पहले यहाँ पर चुनाव करवा देना। तो अब भाजपा की ये रणनीति भी हो सकती है। हो सकता है भाजपा चाह रही हो कि प्रदेश में जल्दी चुनाव हो जाएं, या फिर भाजपा ये चाह रही हो कि क्योंकि 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जिस तरह की ऊल जलूल बयानबाजी तीरथ रावत ने की, तो पूछ के पांव पालने में दिख गए और भाजपा के समझ में आ गया कि ये इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। त्रिवेंद्र को हटा के तीरथ को ले आए, तो तीरथ को भी अब रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने उनको सल्ट से चुनाव नहीं लड़वाया, क्योंकि ये जानते थे ये सल्ट से चुनाव लड़के आएंगे तो मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। इसलिए इन्होंने तीरथ रावत की बलि देना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि तीरथ रावत के आने के बाद से भाजपा की और ज्यादा किरकिरी हुई, त्रिवेंद्र से भी ज्यादा किरकिरी हो गई विश्व पटल पर। 200 साल हम अमेरिका के गुलाम रहे, महिलाओं की फटी जीन्स पे इन्होंने प्रहार किया, फिर इन्होंने जनसंख्या वृद्धि वाला बयान दे दिया कि 20 संतान क्यों नहीं पैदा करी। हमने थोड़ी मना किया था, हमने तो पूरा समय दिया था। चलिए ठीक है, प्रभाकर जी से जवाब ले लेते हैं। जी गरिमा जी, प्रभाकर जी से जवाब ले लेते हैं। प्रभाकर जी, 3 ऑप्शन कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो क्या इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप चुन रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, यहाँ पर लागू होगा, या फिर यहाँ पर 56 विधायकों में से किसी एक विधायक को दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? गरिमा जी, लौट रही हूँ आपके पास। नहीं, मैं आपको सही करूंगी, ये ऑप्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं दिए जा रहे मैडम, ये संविधान के बिल्कुल गरिमा जी बिल्कुल ये संविधान कहता है, और शायद इसी संवैधानिक संकट के बारे में कहा भी जा रहा है कि क्या वाकई में उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री मिलने वाला है या फिर समय से पहले चुनाव होंगे? प्रभाकर जी। और देखिए, ये जो ऑप्शन सुझा रहे हैं, ये जो संविधान के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, एक बात तो ये बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर मंत्री, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री ने किसी भी मंत्री को विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ता है। यहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा का सदस्य बनना ही उसकी कानूनी बाध्यता है, और इसका पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। उनको मुख्यमंत्री बनाया तो ये बात सामने रखी कि वो सांसद हैं, विधायक नहीं है, उनको विधायक बनना है। और उसका जो दूसरा प्रावधान बता रहे हैं कि अगर 1 वर्ष से कम विधानसभा का कार्यकाल बचा है तो चुनाव नहीं होंगे, ऐसा एक प्रावधान है। इस विषय में आज ही एक सम्मानित चैनल पर जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है SY कुरैशी जी, उन्होंने वक्तव्य दिया है, बताया स्पष्ट कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर संवैधानिक संकट पैदा होने की स्थिति हो और इस प्रकार की कोई बाध्यता हो तो 2 महीना शेष होने पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं, और अतीत में भी ऐसा होता रहा है। उसके बाद अभी आप देखिए कि पिछले दिनों विधान जो वहाँ की है मुंबई में उद्धव ठाकरे विधानसभा के सदस्य नहीं थे और उनको विधान परिषद का सदस्य बनाना था, और वो हो नहीं सकते थे। चुनाव बहुत सारी बाध्यता थी, वो राज्यपाल के पास गए, काफी हो हल्ला हुआ, राष्ट्रपति के पास भी गए, और फिर चुनाव आयोग ने उसके लिए रास्ता निकाला, चुनाव करवाया, और वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है चुनाव कराना या न कराना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के हिसाब से चलना, ये कार्य चुनाव आयोग का है, कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये किसी सरकार का काम है, ये चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग को जो लगेगा कि ये चुनाव कराना है, कब कराना है। सल्ट में भी तो उपचुनाव हुए, तो फिर उस दौरान क्यों नहीं मुख्यमंत्री को वहां से चुनाव लड़ाया गया? देखिए, ये कोई बाध्यता नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां से लड़ेगा। जो जहाँ पर कार्यकर्ता की जैसे तैयारी है, वहाँ की जनता की क्या मनस्थिति है, उसको सोचते हुए सभी बातों का विचार करते हैं, पार्टी निर्णय लेती है। कोई सनक में तो निर्णय लेती नहीं पार्टी, राजनीतिक निर्णय राजनीतिक दृष्टि से लिए जाते हैं। वहाँ की जनता की क्या अपेक्षा है, आवश्यकता क्या है, या किसी और सीट के लड़ाना उपयुक्त होगा, इन सारी बातों पर विचार करने के बाद चुनाव होते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का निर्णय किया जाता है। ये अटकलबाजी के आधार पर सब ये नहीं होते निर्णय, जिन पार्टी में होते हैं वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के निर्णय सोच विचार करके सभी बातों को ध्यान में रखे होते हैं, इसलिए उस बारे में जो निर्णय है पार्टी का हाईकमान जो संगठन है वो निर्णय करेगा कुछ समय पर, और चुनाव आयोग जैसे घोषणा करेगा वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। गरिमा जी, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वही करेंगे।
नहीं, बस हमारा मकसद देखिए पूरा हो गया। हम यही चाहते थे कि कम से कम भाजपा जो प्रदेश के ऊपर थोपती चली जाए, या भाजपा जो संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है, वो कम से कम ना हो। हम चाहते थे इस मुद्दे पर बहस हो, हम चाहते थे कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञ अपनी राय दें, और आपने देखा होगा कि 90% विशेषज्ञ इस मुद्दे पर, मदन कौशिक जी कोई विशेषज्ञ नहीं है, ना गरिमा दसौनी विशेषज्ञ है। अभी आपने अगर अखबार के सूत्रों से मैं आपको बताऊं तो विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्रा का यही कहना है। हमारी पार्टी में काबीना मंत्री नवप्रभा जी संविधान के ज्ञाता माने जाते हैं। हमारी एक संविधान की ज्ञाता स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रही, और उनको कहा जाता है कि संसदीय कार्यों की बहुत अच्छी उनको जानकारी थी। लेकिन अभी भी नवप्रभा जी को लगातार जिस तरह से हमारी सरकार बचाने के समय पर 2016 में उन्होंने रोल निभाया, और जितनी सफाई से वो हमारी सरकार को इन मगरमच्छों के जबड़े से छुड़ा कर लाए और रीइंस्टेट किया, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार एक बार पुनः गठित हुई, तो उस बात को देखते हुए पार्टी ने नवप्रभा जी को स्टडी करने को कहा था, और नवप्रभा जी ने अपनी रिपोर्ट में यही चीज सौंपी है कि पार्टी हाईकमान को कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी संवैधानिक संकट प्रदेश के ऊपर मंडरा रहा है, हर कीमत पर मंडरा रहा है, और भाजपा अपनी मनमानी करेगी। भाजपा तो खैर हर जगह अपनी मनमानी करती है, इनका तो खैर मोदी है तो मुमकिन है नारा ही है, तो ये तो संविधान भी इनके लिए कुछ नहीं है, लोकतंत्र भी कुछ नहीं है, और जनता जो तो जाए धाड़ में, वो आपने कुंभ में देख लिया। तो बस इतना हमारा मकसद ये था कि पॉलिटिकल एरीना में, पॉलिटिकल सर्कल में इस बात पर चर्चा हो, इस बात पर डिबेट हो, इस मुद्दे पर बात तो हो कम से कम। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे ऊपर तीसरा मुख्यमंत्री अचानक से थोप दिया जाए, या ये ठेंगा दिखाते हुए संविधान को यहाँ उपचुनाव करवा दें। तो हमारा मकसद था जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और हम एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मुझे लगता है कि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं, और संविधान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब भाजपा अपनी मनमानी करे, भाई जिसकी चलती उसकी क्या गलती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ है, प्रचंड बहुमत की केंद्र में है, उसके बाद तो आप सारे ही सिस्टम, आप तो सारे एक एक करके पूरा देश ही बेच रहे हैं। आपने देखा कि ये सारे देश को किस तरह से बेचने पे लगे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, PSUs बेच दिए। आप ये चुनाव भी करवा दें तो करवा दें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका अंतर हम जरूर बताएंगे। तो क्या संविधान और लोकतंत्र से ऊपर है सारी चीजें बीजेपी के लिए, प्रभाकर जी? देखिए, कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता भूल गई है 2016 में इस प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसमें न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। जो संविधान है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुपालन करने की भी व्यवस्था है, पूरी मशीनरी है, और उसके ऊपर न्यायपालिका है। और जो संविधान है उसका पालन सबको करना पड़ता है, ये बाध्यता है, नहीं तो उसके ऊपर न्यायपालिका है, वो टिकता नहीं अगर कोई संविधान के विरुद्ध काम होगा। इसलिए इनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये चिंता चुनाव आयोग को करनी है कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना। यदि चुनाव आयोग नहीं चुनाव कराएगा तो मुख्यमंत्री बदला जाएगा, या जो कुछ भी दूसरा विकल्प होगा। लेकिन जब ये पहले से तो यही तो कह रही है गरिमा जी कि ऐसा तो नहीं कि कहीं तीसरा मुख्यमंत्री थोप दिया जाएगा। प्रभाकर जी यही तो कहना है गरिमा जी का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तराखंड की जनता पर थोप दिया जाएगा। अभी 2 मुख्यमंत्रियों के किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। मैं यही बात इसीलिए कह रहा हूँ कि ये देखना, चुनाव कराने का निर्णय माननीय जो चुनाव आयोग है उसको करना है। और ये पहले से भी जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो बहुत विशेषज्ञ लंबे समय का मुख्य चुनाव, उन्होंने कहा है कि उपचुनाव होने की परंपरा रही है, तो उपचुनाव कराए जा सकते हैं। संवैधानिक संकट पैदा होने की स्थिति में जब ऐसी संभावना होती है तो उससे बचने के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं, और ये पहले होता रहा है, ये भी उन्होंने कहा है अपने वक्तव्य में। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये उपचुनाव होगा, घोषणा करेगी चुनाव आयोग, और जैसे चुनाव घोषणा करेगी वैसे कैंडिडेट का और विधान किस सीट से लड़ेगी उसका घोषणा हो जाएगी। ये सीट सामने सीधे इसको लेकर के कपोल कल्पित संकट जो है जिसकी कल्पना कर रहे हैं और जिसको लेकर के उस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। भाई जो विशेषज्ञ हैं जिसने निर्णय लेना है उसने निर्णय लेना, बाकी चर्चा करके क्या करेंगे उस पर। ये दीगर बात है कि उसको चुनाव आयोग ने निर्णय लेना है,
और सभी संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेना है निर्णय। संविधान से बाहर जाकर के चुनाव आयोग ने निर्णय नहीं लेना है। तो चुनाव आयोग निर्णय लेगी, चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, मुझे अटकलबाजी में पड़ने के और माहौल जबरदस्ती एक अनिश्चितता का माहौल बनाने के बजाय चुनाव आयोग की निर्णय की हमें प्रतीक्षा। गरिमा जी, अनैतिकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया जा रहा है सीधे तौर पर यहाँ पर। देखिए, मुझे बड़ा शर्म आ रही है ये कहते हुए कि प्रभाकर उनियाल जी और उनकी पार्टी को तो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इस तरह के प्रलाप करने के बजाय। अनर्गल बयानबाजी हम नहीं कर रहे, अनैतिक बयानबाजी हम नहीं कर रहे, हम तो आपको चुनाव की हम तो आपको संविधान के एक्ट और अधिनियम बता रहे हैं, अधिसूचनाओं के बारे में बता रहे हैं। और आप हैं कि आप एक कान से सुन के आप एक्चुअली देखना ही नहीं चाहते। ये इन्होंने कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं, इन्होंने इशू को एड्रेस करने का कभी प्रयास नहीं किया। इनको तो बस ये लगता है कि हम सर्वे सर्वा है, हमें प्रचंड बहुमत मिल गया, हम खुदा हैं, हम जो चाहें वो प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी अपने रहते हुए होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहा तो अपनी आखिरी दम तक वो संविधान और लोकतंत्र को जिंदा रखने चुनाव करा लीजिए, पहले इतना तो कर लीजिए। एक मिनट प्रभाकर जी, गरिमा जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी प्लीज। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिबेट की पूरी परिपाटी बदल जी। मैं बड़ी शांति से आपको सुन रही थी प्रभाकर जी, थोड़ा सा साहस तो रखिए और विपक्ष की बात को सुनना भी चाहिए, ये हेल्दी लोकतंत्र है। और पूजा जी, डिबेट होना या चर्चा होना किसी भी इशू पर, ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है। बिल्कुल। इससे देखिए कितना पूरे प्रदेश के ही ज्ञान चक्षु खुल गए कि एक्ट 151 क्या है, एक्ट 164 क्या है, उसका 4 भाग क्या है। तो बहुत अच्छा रहता है लोकतंत्र के लिए भी अगर संविधान के ऊपर चर्चा परिचर्चा इस तरह से हुई, और होना भी वही चाहिए जो सही है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गलत हैं तो चुनाव आयोग बताए, ये गलत है तो इनको फटकारे कि भैया तुमने सल्ट का चुनाव क्यों छोड़ दिया अपने हाथ से। उत्तराखंड की जनता की भूल क्या है? मैं तो सिर्फ भाजपा से ये पूछ रही हूँ कि जनता आपको प्यार और विश्वास दिए जा रही है और आप इस तरह से पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। 2000 से 2002 के बीच में अंतरिम सरकार आपकी बनी, राज्य गठन जब हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राज्य का गठन किया और उसके बाद 2000 और 2002 के बीच में आपने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए 2 साल में। फिर 7 से 12 में आपकी सरकार आई, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने। अब फिर आपकी सरकार आई है, प्रचंड बहुमत और डबल इंजन आपको मिला, फिर 2 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने। तो ऐसा क्यों है कि आपको अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं है खुद? क्यों आप षड्यंत्र और साजिश की राजनीति करते हैं? क्यों आप इस प्रदेश को लगातार मुख्यमंत्रियों के बोझ के तले दबा रहे हैं? ये मेरा सवाल प्रभाकर उनियाल जी से। आप सबको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। छोटा सा राज्य है, छोटा सा हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, कम हमारे बजट है, उसके बाद आप एक के बाद एक इलेक्शन का खर्चा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखिए मैडम, मैंने सारे एक्ट रीड किए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने रीड किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हमने चुनावी खर्चे को बचाने के लिए 1996 में ये संशोधन किया है। ये एक्ट तो 151 तो बना 1951 का एक्ट है, लेकिन इसको संशोधित किया गया 1996 में और सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि इसलिए चेंजेस लाए जा रहे हैं इसमें कि राज्य में आम चुनाव मात्र 6 महीने या 3 महीने रह जाते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव यहाँ पर लड़े जाते हैं, उपचुनाव लड़े जाते हैं, उससे खर्चा होता है। चुनाव आयोग का भी खर्चा होता है और राज्य का भी खर्चा होता है, समय नष्ट होता है, सारे संसाधन एक तरह से वेस्ट होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि यदि 1 साल से कम का कार्यकाल रह जाएगा, जो सीट रिक्त हुई है, मैं पॉइंट टू बी नोटेड, मैं दोबारा इंसिस्ट करके कह रही हूँ कि 10 मार्च को तीरथ रावत ने जिस दिन शपथ ली थी तब से काउंट नहीं होगा टेन्योर सरकार का। ये काउंट होगा जिस दिन से वो उपचुनाव वाली सीट रिक्त हुई है गंगोत्री की। गंगोत्री की जो सीट रिक्त हुई है वो 22 अप्रैल को हुई है और 22 अप्रैल से लेकर 23 मार्च को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तब तक बनते हैं केवल 11 महीने। यही बात शायद भाजपा वालों के मोटी खाल के अंदर या मोटे दिमाग के अंदर पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, या ये डालना नहीं चाह रहे। प्रभाकर जी जवाब दीजिएगा। बड़ी विचित्र बात है, जो बात हम कह नहीं रहे। मैं जब पहले कहा कि इस देश में परंपराएं हैं, संविधान है और संविधान का पालन करने वाली संस्थाएं हैं। मैंने न्यायपालिका नाम भी लिया है, न्यायपालिका का, कि इसके संविधान से बाहर जाकर के कोई कुछ नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही चुनाव आयोग को भी चलना होगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ। दूसरी बात है वो 6 महीने कहाँ से होगा और 1 साल कहाँ से होगा, ये जो गिना है ये
लेकिन जब संविधान का एक एक्ट कहता है कि चुनाव नहीं हो सकते, 1 साल से अगर कम का वक्त है, तो फिर चुनाव होना तो अपने आप में ये सवाल है कि क्या संविधान से ऊपर है सब कुछ। जी तभी तो कह आ रही हूँ गरिमा जी। मैं जरा कुछ कहना चाहूँ। जी मत गिना गया, उससे कौन गिना रहा है? मार्च से कौन गिना रहा है साल? कोई हम तो नहीं कह रहे कि मार्च से आप साल गिनिए, हम तो मार्च मदन कौशिक जी कह रहे हैं ना, आपने मदन कौशिक का बयान नहीं सुना, जरा होमवर्क करके आया करिए। मदन कौशिक का बयान जब है सारे अखबारों में। दूसरा प्रावधान आपने यहाँ डिबेट में कहा हो ना कहा हो, आपके सूबे के अध्यक्ष ने कहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी गरिमा जी, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि जो संवैधानिक संकट की बात लगातार कही जा रही है, क्या वाकई में वो संकट इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर इस संकट से यहाँ दूरी बनाई जाएगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।